आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं फ्री जर्नल मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रूबी फरहत। और आज बात अल्पसंख्यक मंत्रालय की। अल्पसंख्यक मंत्रालय और मुसलमानों को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। दरअसल खबर है कि मोदी सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय को खत्म कर उसको सोशल जस्टिस मंत्रालय के अधीन करने पर विचार कर रही है। मतलब ये कि अगर सब कुछ सरकार के मन मुताबिक रहा तो अल्पसंख्यक मंत्रालय जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा और अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों को सोशल जस्टिस मंत्रालय के तहत पेश किया जाएगा। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने ये साफ किया है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय को खत्म नहीं किया जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार और मुसलमानों को लेकर सरकार की नीतियों पर बराबर सवाल उठ रहे हैं। आज इसी पर होगी खास बातचीत और इस मुद्दे पर होगी खुलकर बात। हमारे साथ आज एक खास मेहमान मौजूद हैं, KR रहमान खान साहब, जो यूपीए सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे हैं। रहमान साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। रहमान साहब, आपने भी सुना होगा कि मोदी सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय को खत्म करने पर विचार कर रही है। हालांकि सरकार के एक बड़े नेता ने आकर के इस बात का खंडन किया है, लेकिन धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? मुझे कोई सरप्राइज नहीं है इसमें कि इसको, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रेरोगेटिव है कि कोई मिनिस्ट्री रखे या उसे अबालिश करे या मर्ज करे। मगर जब ये मिनिस्ट्री जैसा कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है, ये बड़े सोच विचार के बाद शुरू की गई थी। यानी कि मुल्क के लगभग 30-35 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं और उनके जो भी जायज़ मुतालिबात हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उसको प्रोवाइड करना। और माइनॉरिटी राइट्स भी हैं, और माइनॉरिटी राइट्स सिर्फ मुल्क तक नहीं है मगर सारे यूनाइटेड नेशन का भी एक एजेंडा है कि माइनॉरिटीज को सही तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। तो माइनॉरिटी राइट्स, इंटरनेशनल माइनॉरिटी राइट्स भी मनाया जाता है। तो इससे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का रोल बहुत अहम है। एक कॉन्फिडेंस दिलवाने के लिए, एक इंक्लूसिव सोसाइटी में हर एक का एक मुकाम है, उसको दिखाने के लिए इसकी एक ऐसे जैसा कि एक सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है। अब अगर हम आर्ग्यू कर सकते हैं तो उसकी भी कुछ क्या जरूरत है, उसको भी मर्ज कर सकते हैं अलग अलग मिनिस्ट्री में, क्योंकि वहां शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का देखा जा रहा था। वो भी एक 22-25% पॉपुलेशन की उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, आर्टिकल 14, 15 एंड 16 में जो उनको राइट दिया गया है, वो राइट हासिल करने के लिए ये एक तरीका है। अब ये तो अबालिश करते हैं या नहीं करते, इनकी सस्पिशन डे 1 से है। मगर अब जो हुकूमत ने, उसका स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि ये नहीं, हम अबालिश करने जा रहे हैं, तो हमको इस वक्त पर बिलीव करना पड़ेगा कि वो अबालिश नहीं करेंगे। जी, लेकिन सर, जिस तरह से सूत्रों के मुताबिक आ रही है खबर कि सरकार को लगता है कि स्वतंत्र अल्पसंख्यक मंत्रालय की जरूरत ही नहीं है। वह मानती है कि यूपी ने तुष्टीकरण नीति के तहत इसको बनाया था। आप इससे कहां तक सहमत हैं? नहीं, अगर देखा जाए जो सुस्तीकरण की जो ये हर चीज हर वक्त ये बात करते हैं, तो माइनॉरिटी कमीशन ने शुरू किया था वाजपेयी जमाने के जमाने में, और दूसरे रियासतों में जहां बीजेपी की हुकूमत है वहां माइनॉरिटी कमीशन एस्टैब्लिश किए गए हैं। वो क्यों सुस्तीकरण नहीं होगा? वही वो अपीजमेंट, जब ये शुरू करते हैं तो अपीजमेंट नहीं है। अगर कोई और हुकूमत करती है, कांग्रेस करती है, तो अपीजमेंट है। तो ये इनके जो एलिगेशंस हैं ये बेसलेस हैं। ये इनका कहना ही है। हर वक्त कोई अगर किसी को इंसाफ दें तो वो भी अपीजमेंट हो जाता है इनके पास, क्योंकि इनके सोच ही गलत है। तो हम क्या कर सकते हैं? उनको बोल नहीं सकते। अपीजमेंट, अब दूसरों को अपीजमेंट कर सकते हैं, फिर अब मेजॉरिटी कम्युनिटी को अपीजमेंट करना शुरू कर दिए है ना। उनको अपीजमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटियन रेजिम में उनका हक मिल जाएगा। मगर फिर भी ये अपीजमेंट करते जा रहे हैं उनके। अब जैसा कि इन्होंने इनके पास रिलीजियस अफेयर्स के लिए एंडोमेंट्स हैं, हिंदू चैरिटेबल एंडोमेंट्स हैं, वो भी हुकूमत चलाती है, उनको भी मदद करती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मगर इनकी सोच में कुछ कमी है बस। जी सर, आपको नहीं लगता है कि सरकार माइनॉरिटी को एक तरफा कर रही है धीरे धीरे?
बिल्कुल, ये जो जो अपीसमेंट की के नाम से या पोलराइजेशन के नाम से या रिलीजियस पोलराइजेशन, इनका एक एजेंडा बन गया है। क्योंकि अगर इख्तिदार में आना है तो पोलराइजेशन करो, लोगों के दिलों को, लोगों के में नफरत बढ़ाओ, एक दूसरे कम्युनिटी से नफरत बढ़ाने का इनका एजेंडा बिल्कुल साफ है। एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक एजेंडा इनके जो छोटे जो जो पार्टीज हैं, आरएसएस के एफिलिएटेड विंग्स हैं, जो आरएसएस भी अच्छी तरह से बात करते हैं। हम रिसेंट ईयर्स में हम देखा गया, रिसेंट टाइम में हम देखा कि आरएसएस एक रिलेशंस बिल्डअप करने की कोशिश कर रही है, या बता रही है दुनिया को कि हम संवाद करेंगे, एक दूसरों को अंडरस्टैंड करेंगे, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ये उनके बड़े बड़े नेता कहते हैं। बट ग्राउंड, जमीनी सतह पर ये जो कर रहे हैं, सारी दुनिया को मालूम है, सारी दुनिया इस एटीट्यूड को देख रही है, बड़े तशवीशनाक जरिए से देख रही है कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। जी, जिस तरह से मंत्रालय को खत्म करने की बात की जा रही है, ऐसा सुना जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि माइनॉरिटी पर इसका क्या असर पड़ेगा आगे जाकर के? नहीं, इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनॉरिटीज आज हिंदुस्तान में जो इस दौर में, जो 2014 से दौर शुरू हुआ, उस वक्त से हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज को ये बावर हो गया है कि ये लोग हमारे हक में काम नहीं करेंगे, ये पोलराइज करके बांटेंगे, भाई भाई में तफरका लाएंगे, इनका एक एजेंडा है। और इख्तिदार को आने का, डेवलपमेंट इनका मकसद नहीं है। बात करते हैं डेवलपमेंट करेंगे, हम इख्तिदार में आएंगे, मुल्क को बढ़ाएंगे, सबका विकास करेंगे, ये सब बेकार बातें हैं, प्रोपेगेंडा के लिए बातें हैं। मगर ये चाहते हैं कि इख्तिदार को आना, अब इनको एक टेस्ट लग गया है कि इख्तिदार को आना है तो सोसाइटी को डिवाइड करो। और जो आप बात करते हैं 80-20, जिस तरह से बात अब लोग करते हैं, तो माइनॉरिटीज को अलग थलग कर दो, तो मेजॉरिटी को इसमें नफरत भर दो, तो वो नफरत, क्योंकि वो लॉजिकल, हम मेजॉरिटी को बुरा भला नहीं कह सकते कि पांच बेचारे वो जो कहते हैं, वो जो हुकूमत का प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसको बिलीव करते हैं वो। हालांकि पूरा मीडिया और पूरे टेलीविजन चैनल हो या अखबारात हो, सब उसके ऊपर वो छा गए हैं, तो इसमें आवाम तक सही खबर नहीं पहुंचती, तो डिवाइड करके वो इख्तिदार पे आना चाहते हैं बस। जी सर, अगर सर जैसे पहले भी देखा गया है कि माइनॉरिटी को लेकर के जैसे मदरसा जांच हुई या पॉपुलेशन को लेकर के बात होती है, तो बीजेपी के हर मुद्दे में माइनॉरिटी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? यानी खासकर माइनॉरिटी साथ में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। अब देखिए, मदरसा मुसलमानों का है कि वो चाहते हैं कि उनके दिमाग में है कि मदरसों में टेररिज्म को फैलाया जाता है या रेडिकलाइजेशन किया जाता है। और ये जब ये इख्तिदार में थे, जब वाजपेयी साहब की हुकूमत थी, उस वक्त पर पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने ये इजहार किया है कि कोई मदरसे में कोई रेडिकलाइजेशन का हमारे पास सबूत नहीं है जी। तो अब ये इनको लोगों तक पहुंचना कि मदरसों में रेडिकलाइजेशन, मदरसा एक ऐसा मकाम में वहां दीनी तालीम दी जाती है, ये दीनी तालीम देना या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है जी। ठीक है, आप मदरसों को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, हम भी मॉडर्नाइज करना चाहते हैं कि मदरसों के बच्चे महरूम न जाए मॉडर्न एजुकेशन से, इसलिए वो काम हो रहा है। अब और अगर उसमें आप ताउन करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम, बट वो नहीं करेंगे। ये वो सिर्फ मदरसों को निशाना बनाने के लिए, उनको लोगों के दिल में कि यहाँ टेररिज्म और टेररिस्ट को बनाया जाता है, मुसलमानों के यंग बच्चों के माइंड को बदलाया जाता है, इस तरह का प्रोपेगेंडा वो कर करके लोगों के दिल में नफरत भर रहे हैं बस। जी सर, लेकिन जिस तरह से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर के भी टारगेट किया जा रहा है लगातार माइनॉरिटी को, तो आपको नहीं लगता है कि आगे जाकर के जो फंड्स मिलते थे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को, वो दूसरे मंत्रालय के साथ जब मर्ज हो जाएगा तो उसके बाद फंड्स पर भी असर पड़ेगा? अभी जब देखिए, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री 2006 में बनी, लगभग अब 16 साल हुए मिनिस्ट्री को बनते हुए।
8 साल यूपीए में रही, 8 साल ये चलाया इन्होंने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री। जब 8 साल अब मिनिस्ट्री आपके निगरानी में चली है, तो आज क्या वो चीज होगी? 8 साल क्यों चलाया आपने? आप जो भी किया, क्या वो अपीजमेंट था क्या वो? जी। 8 साल के बाद आप कौन सा वो, अब जब आपका 2 साल बाकी है इलेक्शन के लिए, तो आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उसको उनके जो भी अब इस जो सहूलतें, जो प्रोग्राम्स है माइनॉरिटी के, वो पूरे मुकम्मल नहीं कर रहे हैं। जैसा कि वर्क डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना था नवाट को, उसको कंप्लीट खत्म कर दिए, और दूसरे जो सेंट्रल वर्क काउंसिल को ग्रांट दिए जाते थे उसको कम कर दिए गए, हर चीज में स्कॉलरशिप में ग्रांट्स कम कर दिए गए। तो इस तरह से वो स्लोली जो भी सहूलतें हैं उसको कम करते आ रहे हैं। जी जी। सर, आपने सुना होगा जिस तरह से पहले सीमी को बैन किया गया, अब पीएफआई को बैन किया गया है, कहा जा रहा है कि ये देश के लिए असुरक्षित है, तो और भी ऐसे संगठन हैं जिनको बैन किया जाना चाहिए? ठीक है, अगर कोई ऐसे संगठन है जो ये टेररिस्ट एक्टिविटी के हुकूमत के पास कोई सबूत हो, तो वो हुकूमत उसमें एक्शन ले सकती है मुल्क के मफाद के लिए। मगर आप जो जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे बजरंग सिंह है, ये जो राम सेना है, इनके बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इससे भी पीएफआई से भी खौफनाक है। अब पीएसएफआई के का ये मैं कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, या उनको सही करार नहीं दे रहा हूं। अगर उनके आपके पास ऐसा सबूत होना चाहिए, कोई एक, हमारा मुल्क आजाद है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते हैं, हम हर एक को इदारे बनाने का इख्तियार है। अगर वो इदारा बनाए हैं तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मगर वो अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो हुकूमत ले सकती है एक्शन, मगर उसके वास्ते सबूत होना चाहिए, वैलिड सबूत होना चाहिए। आप जो भी हुकूमत है आपके पास जो भी कह देते हैं वो सबूत है, और कोर्ट में जाके हर चीज, अब जितने भी लोगों को यूएपीए में पीएफआई के लोगों को या दूसरों को आपने चार्जशीट करके उनके ऊपर केसेस दायर किए हैं, 99% बरी हो गए हैं। यानी आपको शर्म की बात है कि आप सबूत के बगैर लोगों को हरास कर रहे हैं, उनको तकलीफ दे रहे हैं, उनको जेलों में डाल रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आपको? किसने आपको ये पावर दिया है? आप जबरदस्ती कर रहे हैं ना। आपके पास कानून का कोई, जब कोर्ट्स 99% लोगों को बरी कर रहे हैं जो आपने उनके ऊपर चार्ज किया था, जी, तो आपके लेकिन सरकार तो अदालतों के पास नहीं जाती है, वो खुद ही अदालत बन के फैसला दे देती है। वही ना, ये खुद ही अदालत बन जाते हैं। अब जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, वो प्रोसिक्यूटर भी हैं, जजमेंट भी वही दे लेते हैं। 6-6 साल लोगों को बंद करके रहे, तो इसका यानी मोरल गिरा रहे हैं लोगों का। जी सर, तो क्या अदालतें बंद कर देनी चाहिए देश की? नहीं, अदालतें नहीं, देखिए हमको कहीं ना कहीं सहारा ढूंढना है। अदालतें हैं, आजकल अदालतों पर भी एक निशाना बना जा रहा है, अदालतों में भी सही इंसाफ कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद हमारी अदालतें बहुत से केसेस में इंसाफ को अपहोल्ड किए हैं। हम इसने ये नहीं कह सकते अदालतों को बंद करना है। अदालतें बंद हो तो मुल्क एक फैसिस्ट मुल्क हो जाएगा, इसमें कोई नहीं। अदालतें, आज भी हमको अदालतों पर यकीन रखना चाहिए कि वो हमारा इंसाफ करेंगे। हो सकता है कहीं ना कहीं चंद फैसले तो उसमें ताज्जुब के हिसाब से भी फैसले हो सकते हैं, मगर ये नहीं कि अदालतें हमको इंसाफ देने का वो एक ही वाहिद जरिया है आज। जी, रहमान साहब, जैसे राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू होती है, तभी आरएसएस प्रमुख ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात करनी शुरू कर दी, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो आज कोई नया सिलसिला नहीं है। मुझे जैसे याद है कि ये आरएसएस के सरसंघचालक हैं, वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से मुसलमानों को ये दिखाना चाहते हैं, मुल्क को या दुनिया को, कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम उनके साथ संवाद करना चाहते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। ये करते आए हैं और करते रहेंगे ये, क्योंकि दुनिया को दिखाना है ना, दुनिया में दुनिया की हुकूमतों को दुनिया को बताना है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत हैं। मगर
जमीनी सतह पर वो पर्कुलेट नहीं हो रहा है। जी जी, इसका हल सिर्फ बातचीत तो नहीं है सर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर सरकार को जी, इसके लिए सिर्फ इसका हल बातचीत तो नहीं है ना, इसके लिए नीतियां भी बनानी पड़ेगी, उन्हें जमीनी स्तर पर उतारना भी पड़ेगा। बातचीत ही एक हल है मेरे मेरे नजर में। आप किसी कौन सा भी मसला जो हल होता है तो बातचीत के बगैर दूसरा और कोई जरिया नहीं है जी। जब एक डाइवर्स सोसाइटी है, जो मिली जुली कल्चर है, हमको मिलके चलना है। मैं ये इस बात से ये हूं कि हम दूसरा हम तशद्दुद का रास्ता इस्तेमाल कोई भी नहीं करना चाहिए। करना वो किसी भी लोगों के लिए, मुल्क के लोगों के लिए सही रास्ता नहीं होगा। हमको बातचीत के जरिए से ही मसाइल को हल करना पड़ेगा, उन तक पहुंचना पड़ेगा। और हमारे मसाइल को हल करने के लिए बातचीत ही एक वाहिद जरिया है। तो बातचीत करेंगे हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सर, जिस तरह से एक जमीनी तौर पर जो नफरत फैलाने का काम चल रहा है, अभी दशहरा में भी आरएसएस प्रमुख ने आबादी को बढ़ाने को लेकर बात की, आतंकवाद पर बात की, तो जमीनी तौर पर आरएसएस और बीजेपी क्या नफरत फैलाने का काम नहीं कर रही है? नहीं, हम भी कुछ पहल नहीं किए है ना। हमको इन गलतफहमियों को दूर करने के लिए हमने क्या पहल की है? यानी हमारे पास देखिए, मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज्म में अलग ये मसले अलग अलग होते हैं। हमको उनके दिलों को जीतना है। अब जैसा कि हमारे आज देखिए, हमारे मदरसों को हम पहले ही ओपन कर देते, 20 साल पहले, 15 साल पहले बात हुई, तो आज हमारे उलमा कराम और दूसरे कि अब आओ हमारे मदरसों को देखो, हमारे में क्या भी दिखाने का। ये जो हम प्रोटेक्शनिस्ट ये करते हैं, वो हमारे में भी एक इत्तेफाक, माइनॉरिटीज के रवैया भी अलग होना चाहिए, बातचीत संवाद का तरीके से। और लोगों के जो शुक शुबहात हैं उसको दूर करने की हमारी जिम्मेदारी है। यानी जब हम मिलकर के समाज में रहते हैं तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों से मिलें, संवाद करें, उनके दिलों को जीतें। ये नहीं कि लोग बुरे हैं। अगर हम बुरे लोग को बुरे समझे, पार्टीज वगैरह कर सकते हैं, मगर लोग अच्छे हैं, हिंदुस्तान के लोग अच्छे, इसीलिए हिंदुस्तान में हर आदमी इज्जत की जिंदगी जी रहा है। जी। तो सर, क्या आरएसएस लीडर्स से मुलाकात करना एक हद तक इस परेशानी को दूर कर पाएगा? नहीं, ये एक पहल है। मैं नहीं समझता कि पूरा मसले हल हो जाएंगे, मगर एक पहल है। कोई भी पहल को हम नकारना नहीं चाहिए। जी जी सर, तो क्या माइनॉरिटी की तरफ से ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए कि ये गैप खत्म हो सके? और आपको नहीं लगता कि एक माइनॉरिटी के साथ धोखा किया जा रहा है इससे? देखिए, माइनॉरिटीज को भी उनकी जिम्मेदारी है। माइनॉरिटीज को, खासकर मुसलमानों को, अपनी तालीम की तरफ तवज्जो देना चाहिए। अपने इक़्तिसादी बात होती है, और ये ताकत पैदा करें कि ये हमारे में क्या अल्लाह ने कमी रखी है कि हम वो ताकत जो दूसरों की है वो नहीं पैदा कर सकते। हम जो हमारे जो कमजोरियां हैं उसको हम दूर करना चाहिए, और हमको ताकतवर होना चाहिए। ताकतवर इसी वक्त होते हैं जब तालीम की तरफ हम तवज्जो दें। हमारा हर बच्चा तालीम याफ्ता है तो आपके तरफ कोई नफरत नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास भी समाज को देने के लिए कुछ हो बन जाएंगे। आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, तो आप भी समाज को कुछ दे रहे हैं, दे सकेंगे। आज हम मुसलमान समाज को कुछ नहीं दे रहा है तो समाज को भी हमारी इज्जत नहीं कर रहा है। अगर हुकूमतें कितने भी कोशिश कर लें, आज दूसरे हुकूमत ये नहीं कि दूसरे माइनॉरिटीज के साथ उनका एजेंडा अलग है। सरकार को जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको जेल में डाल देती है अगर वो अपनी आवाज उठाते हैं। नहीं, तो सबका साथ सबका विकास तो नहीं हो पाएगा ना सर? नहीं, पढ़े लिखे बच्चे जी, ये एक टेम्पररी फेज है। ये फेज कंप्लीट रहना है, क्योंकि हम इस मुल्क में बरसों जिंदगी, ये मुल्क हमारा है, हम यहाँ रहना है। We have no other choice. We have the only we are here when it is our country. ये हम सोच के काम करना चाहिए। हमको ये नहीं चाहना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ये आज का जो सिनारियो है वो बदलेगा। वो बदलने की हमको हम भी कोशिश करना चाहिए। तो हमको ताकतवर बनाना चाहिए। हम देखिए, अगर एक अच्छे डॉक्टर हैं, कितना भी लोग आने वाला मरीज कितना भी तासुब हो, मुसलमान के खिलाफ वो कितना भी हो, अगर वो डॉक्टर उसको शफा दे सकता है तो वो नफरत चले जाती है।
तो इस तरह से मुसलमानों को, समाज को कुछ देने की ताकत पैदा करना, इसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए, ना कि ये सिर्फ हम ये रोना रोते रहेंगे हम हमारे साथ ये हो रहा है, ये कब तक चलेगा? ये क्या अल्टरनेटिव है हमारे पास? लेकिन सर जिस तरह से मदरसे को टारगेट किया गया जहाँ पे गरीब बच्चे तालीम लेते हैं, तो उनको तो एक तरह से रोका जा रहा है तालीम लेने से, सीधे मदरसों को ढा दिया जाता है, जाकर के बुलडोजर चला दिया जाता है, उससे तो मुसलमानों में एक खौफ बैठ रहा है। देखिए, मदरसों को कोई भी हटा नहीं सकता, आप उसको ट्रांसपेरेंट रखिए। अब जो हमारे मदरसों की प्रॉब्लम है कि वो ना वो रजिस्टर कराते, ना कोई उसका ट्रस्ट रहता, ना कोई रहता, मदरसे उसको भी आप एक निजाम बदलिए ना। अगर आपको भी मुल्क जो सोच है इसके साथ मदरसों को भी का निजाम भी, आप 100 साल पहले जो मदरसों का निजाम था वो आज वो भी वही निजाम रखते हैं तो नहीं होगा ना। हमको भी चाहिए कि कुछ चेंजेस लाएं जी, उसमें एजुकेशन इंट्रोड्यूस करें, वहां वो भी डॉक्टर बने, इंजीनियर, मदरसे का पढ़ने वाला लड़का भी कुछ हासिल करें। उसकी तरफ पहल हो रही है साउथ में, और बहुत से जगह हाफिज एंड डॉक्टर बन रहे हैं, एक अच्छी पहल है। ठीक है सर, तो इसके लिए क्या कदम माइनॉरिटी की तरफ से उठाने चाहिए? हम अपने आप को मजबूत करना चाहिए। ये रास्ता बहुत कठिन है, मगर वो वही रास्ता हमको इख्तियार करना चाहिए कि हमको तालीम की तरफ तवज्जो देना चाहिए। ये जो सियासी झगड़े, ये मसलक के झगड़े हमारे में जो हैं, इसको दूर रखना चाहिए। जब तक हम मसलक के झगड़ों में लड़ते रहेंगे, उसके बाद हमको लड़ाया जाएगा और तुम शिकार होते रहेंगे और शिकार बनते रहोगे। तो इसलिए हमको हमारे मसलक के झगड़ों को एक तरफ बन के रखना चाहिए। हम मुसलमान हैं और हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम यहाँ रहेंगे और यहाँ की मुल्क को तरक्की में हिस्सा भी लेंगे और हमारे अपने आप को मजबूत करेंगे। कोई हमको रोक नहीं सकता। अगर हम चाहें तो, हम मजबूत होना चाहें तो हमको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सर जो आजकल का माहौल है उस हिसाब से तो माइनॉरिटी खुद को असुरक्षित महसूस नहीं, मैं नहीं समझता कि आजकल के माहौल को अगर आप वो उससे हटकर, वो सोच से हटकर आप कुछ करना चाहे तो अभी कोई रुकावट नहीं है। एक ज़हनी हमारी सोच है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हमको अब शुरुआत से हम ये समझते हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन, अब कुछ नहीं, कदम भी नहीं उठाएंगे। उठाइए, जैसा कि स्टार्टअप होता है। आज स्टार्टअप 10 स्टार्टअप होते हैं तो 2 सक्सेसफुल होते हैं, 8 फेल होते हैं। ये नहीं कि स्टार्टअप ही नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं आता। तो इसी तरह से हमको कदम उठाना चाहिए। हमको तालीम में, अगर देखिए आज भी हजारों बच्चे मेरिट में मेडिकल सीट, इंजीनियरिंग सीट, IIT सब ले रहे हैं जी। वो पिक्चर कौम के सामने प्रेजेंट करिए जी। अब कौम में एक मोरल बढ़ता है, हिम्मत आती है, नहीं हम मेहनत करने से कुछ हो सकता है। आप एक मायूसी का पिक्चर, कौम ही पूरी मायूसी का पिक्चर अगर प्रेजेंट करते हैं तो आपको कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा। आप खुद अपने पांव पर करना पड़ेगा, कौम अपने पांव पर करना पड़ेगा। हम ये जो ये मायूसी का सिंड्रोम जो आ गया है हमारे कौम में, उसको दूर। ये सिर्फ दिमाग में नहीं है, ये आप आजकल के समाज में देख सकते हैं जिस तरह से माहौल चल रहा है। समाज आज का नहीं है, समाज अगर आप तारीख पढ़ें तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, पहले भी हुआ है, और दुनिया के दूसरे कौमों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। हमको जो डिस्क्रिमिनेशन होके, अब देखिए दुनिया की तरफ देखिए, अब फिर हिंदुस्तान की को वॉच करने के लिए, अब जर्मनी खुद खत्म हो गया था, कैसा वो कौम ने फिर आगे बढ़ी, जापान ने कौम कैसे बढ़ी, और बहुत से हमारे पास इजराइलों को भी कंप्लीट पूरी दुनिया उनको उस वक्त पर खत्म करने की थी, आज दुनिया रूल कर रहे हैं वो। तो आपको भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड इस्तेमाल करना चाहिए, नेगेटिविटी खत्म करना चाहिए। जो एक नेगेटिविटी बढ़ गई है कौम में, उसको खत्म करना चाहिए। जी सर, जिस तरह से इसे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को एडिशनल मंत्री स्मृति ईरानी देख रही हैं, तो इसमें सरकार की नीयत क्या है? क्या वाकई सरकार आगे जाकर के माइनॉरिटी को उतना ही ध्यान देगी जितना इसके तहत किया था? अभी देखेंगे, सरकार की नीति देखते रहेंगे। हमको उससे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है सरकार से।
अगर रखते हैं निगरानी जी, अगर वो मिनिस्ट्री चला रहे हैं और कोई चला रहे हैं, वो सरकार के प्रेरोगेटिव है, हम कुछ उसके ऊपर कमेंट करके भी हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। और क्योंकि सर आपने भी इस डिपार्टमेंट को देखा है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। नहीं, यही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना कि हुकूमत की नीयत पे है ना। अब उस वक्त पर हुकूमत की नीयत ठीक ही तो उसे काम होता है। अगर हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है तो कुछ नहीं है। हुकूमत है, 5 साल लोग इलेक्ट करते हैं, वो अपने फैसले लेते हैं, मगर लोग जब हर वक्त यही नहीं रहेगा, चेंजेस आएंगे, हमारी उम्मीद है। ठीक है सर, हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की नीतियों के तहत सबका साथ सबका विकास का नारा वाकई माइनॉरिटी के लिए भी सच साबित होगा। के रहमान खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफिज।